दोस्तों नमस्कार। मैं अक्षय कुमार अंजनी अपने एक अंजनी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आधुनिक भारतीय इतिहास की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम आपके सामने एक वीडियो लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें हम बहादुर शाह प्रथम के बारे में चर्चा करेंगे। यह कोर्स यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम के साथ साथ खास तौर से प्रतियोगिता परीक्षाओं को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है, जिससे आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत इसे सब्सक्राइब कर लें और बगल में लगे बेल आइकन को भी दबा दें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो अपलोड करूं वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं बहादुर शाह प्रथम के बारे में। बहादुर शाह प्रथम, अगर इनका कार्यकाल हम लोग देखें, इनको शाह आलम जो है प्रथम भी कहा जाता है। इनका कार्यकाल रहता है छोटा सा कार्यकाल, ये 1707 से जो 1712 तक जो है इनका कार्यकाल रहता है। इनकी एक उपाधि रहती है, इनको जो है लोग साहेब बेखबर भी कहते हैं। ये याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाता है। तो देखिए, होता यह है कि जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, आप लोग जानते हैं, ये 3 मार्च सन 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। कहाँ पर भाई? तो अहमदनगर में। और मृत्यु के साथ ही उत्तराधिकार का युद्ध जो है प्रारंभ हो जाता है। हालांकि इस बात की आशंका जो है औरंगजेब को थी, और इस आशंका को दूर करने के लिए जो है उन्होंने जो है एक वसीयतनामा तैयार करवाया था। तो थोड़ा सा हम लोग देखें कि जो औरंगजेब के जो जीवित पुत्र थे उनकी संख्या थे 3, और उनका नाम था मुअज्जम, आजम और कामबख्श। जिस समय औरंगजेब की मृत्यु हुई उस समय जो मुअज्जम, ये सबसे बड़ा था, ये जमरूद में था, ये अफगानिस्तान में पड़ता है, और आजम जो है अहमदनगर में जो है औरंगजेब के साथ ही था। तो ये दूसरा अहमदनगर, और तीसरा था जो है कामबख्श, ये बीजापुर में था उस समय जिस समय औरंगजेब की जो है मृत्यु हुई। चलिए, औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो है क्या किया कि औरंगजेब ने मृत्यु से पहले जो है उत्तराधिकार के युद्ध को रोकने के लिए जो है एक वसीयतनामा तैयार करवाया था, लेकिन वसीयतनामा उसके किसी काम का नहीं आया। देखिए, वसीयतनामा में व्यवस्था क्या दी गई थी, थोड़ा सा इसको देखिए। वसीयतनामा में जो मुअज्जम है सबसे बड़ा, मुअज्जम को मिलना था 12 सूबा, और 12 सूबा के साथ साथ जो है राजधानी दिल्ली, ये मुअज्जम के हिस्से में जाना था। आजम की अगर बात करें तो आजम को जो है आगरा, मालवा, गुजरात और दक्कन का जो क्षेत्र है, प्रदेश है, वो मिलना था। और उसके बाद सबसे छोटे जो कामबख्श हैं, कामबख्श को बीजापुर और हैदराबाद मिलना था इस वसीयतनामा के अनुसार। लेकिन उनकी मृत्यु के बाद इस वसीयतनामा के ऊपर जो है ये लोग ध्यान नहीं देते हैं। और सबसे पहले जो क्या होता है कि मुअज्जम ये दिल्ली प्रस्थान करता है अफगानिस्तान से, जमरूद से, और रास्ते में ही जो है लाहौर के पास ये सहदौला नामक एक पुल रहता है, वहां पर जो है अपने आप को मई 1707 में बहादुर शाह के नाम से जो है ना अपने आप को जो है ये बादशाह घोषित कर देते हैं। कौन? मुअज्जम। और जब ये आगरा के पास पहुंचते हैं तो जजाऊ नामक स्थान जो आगरा के पास है, यहाँ पर युद्ध होता है, जजाऊ का युद्ध। ये 18 जून सन 1717 को होता है। किसके बीच? ये आजम और मुअज्जम के बीच जो है होता है। परिणाम ये होता है कि बहादुर शाह ने जो है आजम को पराजित कर उसकी जो है हत्या कर देते हैं, उनको मार देते हैं। मतलब एक दुश्मन जो है उनका जो है सफाया हो जाता है, जो गद्दी के दावेदार रहते हैं। दूसरा युद्ध होता है बीजापुर का युद्ध। ये युद्ध होता है कब? ये 13 जनवरी सन 1709 को ये युद्ध होता है। देखिए, इससे पहले जो कामबख्श है, कामबख्श अपने आप को बादशाह घोषित कर चुका होता है। कहां पर? बीजापुर में ही। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या होता है इस युद्ध का, बीजापुर युद्ध का परिणाम ये होता है कि बीजापुर का युद्ध का परिणाम हम लोग देखें कि कामबख्श जो है पराजित होता है। किन से? मुअज्जम से या बहादुर शाह थे, और उस युद्ध में घायल हो जाता है और अगले ही दिन उसकी जो है मृत्यु हो जाती। मतलब दोनों दुश्मन का सफाया करते हुए इस उत्तराधिकार के युद्ध में जो है विजय के उपरांत ये 63 वर्षीय बहादुर शाह प्रथम के नाम से जो है मुअज्जम शासक बनता है, दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। तो चलिए अब हम देखें कि गद्दी पर तो ये बैठ गए हैं। गद्दी पर बैठने के बाद
इनकी जो है नीति क्या रहती है, थोड़ा सा इस चीज को हम लोग जो है देखने का प्रयास करेंगे। उन्होंने जो है किस नीति का अवलंबन किया। तो हम लोग बहादुर शाह के जो है बहादुर शाह प्रथम की जो है नीति के बारे में चर्चा करें। तो इनकी जो नीति है वो समझौतावादी और मेल मिलाप का रहता है। इनकी जो है डुलमुल सी नीति रहती है, कोई सख्त नीति नहीं रहती है। सबसे पहले देखें कि हिंदुओं के प्रति या कहें राजपूतों के प्रति इनकी क्या नीति रहती है। तो उस समय जो है दो राजपूत घराना, एक आमेर और दूसरा जो है माड़वा, ये प्रमुख रहता है। और ये राजपूत शासक जो है लगातार जो है माने मुगलों की हेल्प करते रहते हैं, सहायता करते रहते हैं, लेकिन ये दुखी रहते हैं औरंगजेब की जो हिंदू विरोधी या राजपूत विरोधी नीति की वजह से। तो बहादुर शाह क्या करते हैं, शुरू शुरू में इनको जो है अपने अधिक नियंत्रण में लाने का प्रयास करता है, लेकिन उसमें सफलता उनको मिलती नहीं है और अल्टीमेटली उनको जो है समझौता करना पड़ता है। देखिए इसमें होता क्या है, थोड़ा सा इस चीज को देखने का प्रयास करें। इन्होंने किया ये चीज था कि सबसे पहले जो आमेर के राजा रहते हैं, कौन, जय सिंह, उनको जो है जय सिंह के स्थान पर वो उनके छोटे भाई विजय सिंह को जो है शासक मानते हैं, लेकिन उसका जो है जबरदस्त प्रतिरोध होता है, कड़ा प्रतिरोध होता है और अंत में जय सिंह से इनको समझौता करना पड़ता है। ये रही बात आमेर की। समझौता तो हो जाता है, जय सिंह को राजा जो है स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन उनका जो है मुगल दरबार में जो कभी उच्च मनसब था उसको जो है वो स्वीकार नहीं करते हैं, और साथ ही साथ जो है उनकी मालवा की सूबेदारी की जो मांग उसको भी स्वीकार नहीं की जाती। तो ये बात रही जो है आमेर की। उसके बाद अगर हम लोग मारवाड़ चलें तो मारवाड़ के शासक रहते हैं अजीत सिंह। अजीत सिंह को जो है पराजित किया जाता है और मुगल की जो है अधीनता स्वीकार करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी इनका जो है जबरदस्त कड़ा प्रतिरोध होता है और अल्टीमेटली इनको भी जो है अजीत सिंह से भी बहादुर शाह को जो है संधि करनी पड़ती है, समझौता करना पड़ता है। और अजीत सिंह के साथ भी वही चीज होता है कि राज्य तो इनको मिल जाता है, परंतु इनका जो उच्च मनसब है उनको प्राप्त नहीं होता है। साथ ही साथ गुजरात की जो सूबेदारी की इनकी जो डिमांड रहती, मांग रहती है, उनको नहीं माना जाता है। तो ये नीति रही जो है राजपूतों के प्रति या हिंदुओं के प्रति। अब हम लोग थोड़ा सा देखें कि उनकी जो नीति है वो मराठों के प्रति जो है किस तरह से रहती है। तो हम लोग देखें कि मराठों के प्रति जो उनकी नीति थी कैसी थी भाई, उनकी नीति थी अस्थिर। आप जानते हैं कि जो है संभाजी से युद्ध होता है औरंगजेब का 1689 ईस्वी में, और संभाजी जो है मारे जाते हैं अपने प्रधानमंत्री कलश के साथ। और उसी समय उनका जो पुत्र रहता है साहू, उनको जो है बंदी बना लिया जाता है। ये मुगल के कैद खाने में रहते हैं। कौन, साहू। चलिए, साहू को जो है ये क्या करते हैं बहादुर शाह, इनको मुक्त कर देते हैं। मुक्त तो कर देते हैं, परंतु उसे विधिवत राजा जो है स्वीकार नहीं किया जाता। यही गड़बड़ी हो जाती है और इस तरह से जो गद्दी के दावेदार रहते हैं ताराबाई और साहू को जो है खुला छोड़ देते हैं आपस में लड़ने के लिए, और इस तरह से जो है मराठा क्षेत्र में जो है गृह युद्ध का आगाज हो जाता है। चलिए, उसके बाद जो है साथ ही साथ साहू को दक्कन की जो है ये सरदेश मुखी तो दी जाती है, परंतु उनको जो चौथ का अधिकार नहीं दिया जाता। मतलब यहाँ भी जो है थोड़ा सा बीच बीच में जो है फंसाने वाली नीति है, लेकिन इनको जो है इस तरह से सफलता मिलती नहीं है। चलिए, सिखों के प्रति नीति देखें। सिखों के प्रति इनकी नीति क्या थी कि सिखों के प्रति नीति ये रहती कि गुरु गोविंद सिंह से वो जो है दोस्ती कर लेते हैं, जो है समझौता कर लेते हैं, संधि कर लेते हैं, और गुरु गोविंद सिंह को एक बड़ा मनसब देते हैं, 5000 का उनको मनसब प्रदान करते हैं। और इस तरह से सिखों से जो है मेल मिलाप करने की जो कोशिश की जाती है, परंतु ये कोशिश तब बेकार हो जाती है उनकी मृत्यु के बाद। 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु हो जाती है और बगावत का झंडा बुलंद करते हैं। कौन, जो है ये बंदा बहादुर गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद जो है ये बगावत कर देते हैं। और जब वो बगावत करते हैं तो सिखों से जो मेल मिलाप नीति थी उनको त्याग कर ये क्या करते हैं, बंदा बहादुर के खिलाफ जो अभियान है उस अभियान में स्वयं नेतृत्व करता है उसका। तो इस तरह से जो है सिखों के प्रति उनकी जो नीति है वो बदल जाती है। कब, गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद, और उनके प्रति जो है कठोर नीति का वो अवलंबन करते हैं। इसके बाद अगर आप हम देखें तो जो है बहादुर शाह जो बुंदेला सरदार रहते हैं, कौन, छत्रसाल, और जाट नेता चूड़ामन, इनसे भी ये दोस्ती करने का प्रयास करते हैं या दोस्ती कर लेते हैं।
और चूड़ामन वो व्यक्ति है जो बंदा बहादुर के खिलाफ अभियानों में जो है बहादुर शाह का जो है साथ देता, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज होता था। चलिए, अब बहादुर शाह द्वारा क्या किया गया कि अंधाधुंध जागीरों का ये जागीर दिया गया और लोगों को जो है पदोन्नति दी गई, और इसका दुष्परिणाम ये हुआ कि जो राजकीय वित्त की स्थिति है वो पहले से भी ज्यादा खराब हो गई, मतलब खजाना जो है खाली की तरफ जो है बढ़ गया। चलिए, अब इसके बाद होता ये है कि जो है इनकी मृत्यु हो जाती है कब? 1712 में। बड़ा छोटा सा कार्यकाल रहता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु होने के बाद जैसे आज तक जो है होता रहा था मुगलों में, फिर से जो है गृह युद्ध जो है प्रारंभ हो जाता है। लेकिन यहाँ की जो गृह युद्ध है वो पहली वाले गृह युद्ध से जो है अंतर रहता है। इसको हम लोग फिर आगे कनेक्ट करेंगे, इसको आगे देखेंगे। सिडनी ओवन साहब है, सिडनी ओवन साहब का जो है बहादुर शाह प्रथम के बारे में कहना है कि मुगल सम्राटों में बहादुर शाह अंतिम सम्राट था जिसके संबंध में कुछ अच्छे शब्द कहे जा सकते। मतलब इनके बाद जो भी शासक हुए वो एक तरह से नाम के शासक हुए, कमजोर शासक हुए। कोई अगर संभाल सकता था स्थिति तो वो बहादुर शाह था। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जो है मुगलों का पतन बहुत तेजी से प्रारंभ हो जाता है। चलिए, होता क्या है थोड़ा सा देखें हम लोग। बहादुर शाह के जो है 4 पुत्र थे। कौन कौन से? जहांदार शाह, अजीम उस शान, रफी उस शान और जहान शाह। और इनके बीच जो है गृह युद्ध होता है और इनका कम काबिल बेटा ये विजयी रहता है। ऐसा बात नहीं कि बहुत बड़े लड़ाके थे, सूरमा थे, वीर थे। इनको ये जो विजय हासिल हुई वो उस समय के एक मजबूत सरदार जुल्फिकार खां की बदौलत हुआ। जुल्फिकार खां जो है ये ईरानी दल के नेता थे। और देखिए, सबसे पहली बार यहां पर स्थिति बदलती है। पहले जो है जो राजकुमार थे उत्तराधिकार युद्ध में वो भाग लेते थे और उनके पीछे पीछे कुछ जो है अमीर लोग हो जाते थे। यहां से स्थिति बदलती है। यहां पर जो है जो अमीर लोग हैं वो प्रमुख हो जाते हैं, वो जिनका सपोर्ट कर देते हैं वही राजा बनने लगते हैं। मतलब जो है यहाँ से अमीर जो है किंग मेकर की भूमिका में आने लगते हैं। तो ये मुगल का जो ये साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य में एक नए तत्व की यहाँ से एंट्री होती है। वैसे जो है उत्तराधिकार का अगर युद्ध की बात करें तो हम लोग देखेंगे कि शाहजहां काल से ही ये चीज प्रारंभ हो जाता है। उसके बाद जो है औरंगजेब के समय, उसके बाद हम लोगों ने देखा कि जो है बहादुर शाह के समय। लेकिन यहाँ पर जो है राजकुमार लड़ते थे, उसके पीछे पीछे ये अमीर लोग होते थे। यहाँ पर स्थिति उलट हो गई। अब अमीर लोग जिस राजकुमार का जो है सपोर्ट कर देने लगे वो जो है राजा, तो ये नए तत्व का यहाँ से आगाज हो जाता है। हम लोग देखेंगे इसको जो है इसका दुष्परिणाम क्या होता है। और इस गृह युद्ध में क्या होता है, इस संघर्ष में जहांदार शाह विजय रहता है। और इस संघर्ष में बहादुर शाह के जो 3 अन्य पुत्र रहते हैं, अजीमुस्सान, रफीउस्सान और जहानशाह, इनकी जो है हत्या कर दी जाती है, इनकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से बहादुर शाह का एक छोटा सा कार्यकाल जो है समाप्त हुआ। उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा और आप कंटिन्यू कीजिए इस वीडियो को। लगातार प्रयास रहेगा हमारा कि आप जो है बेहतरीन तरीके से चीजों को समझते हुए आगे बढ़ें और खासतौर से आधुनिक भारत वास्तव में आपको जो है मजादार लगे। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।